कभी आपने कल्पना किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? जोर से बोलिए ज़रा। कभी सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मना रहे। इसके लिए एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियों से धन्यवाद दीजिए। केवल हम नहीं मना रहे बल्कि पूरी दुनिया मना रही है। और सर्वे ये भी आया है कि जिस तरीके से योग के बारे में चारों तरफ जागृति हुई है, लगभग आम जनता का 5 लाख करोड़ रुपए बच गया है इस योग के जरिए। कितना बच गया है? 5 लाख करोड़ रुपए। इतना वो बीमारियों में चला जाता। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया योग कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक सबल भारत बनाना चाहते हैं, एक संपन्न भारत बनाना चाहते हैं, एक स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, एक साक्षर भारत बनाना चाहते हैं, एक समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, एक सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, एक समावेशी भारत बनाना चाहते हैं, एक स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, एक स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, एक संवेदनशील भारत बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, अलगाववाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, आतंकवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, माओवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, नक्सलवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, घुसपैठ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, धर्मांतरण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, अश्लीलता मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ वो चाहते हैं उनके अकेले से नहीं होगा। हम सब लोगों को अपनी तरफ से मनसा वाचा कर्मणा अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करना पड़ेगा। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में वही कर रहा हूँ। मैं भी अपनी तरफ से बहुत सारे भारत को बर्बाद करने के लिए प्रयास किए गए, अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए, मुगलों के द्वारा किए गए, 1950 के बाद वाले अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए, उन्हीं को एक एक करके मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूँ। अभी तक 225 PIL मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फाइल किया है। ऐसे बहुत सारे कहते नहीं गड़े मुर्दे उखाड़ना, हमारा काम सुप्रीम कोर्ट में गड़े मुर्दे को उखाड़ के सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो करना है सुप्रीम कोर्ट करे, सरकार को जो करना है वो करे। मेरा प्रयास यही है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। और मैं धन्यवाद दूंगा, पिछले 10 वर्षों में वो 1,500 गड़े मुर्दे मैंने निकाले और सरकार ने 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए। वक्फ पैक्ट भी बदल गया है, प्लेस ऑफ वर्शिप पैक्ट भी बदलने वाला है, 370 चला गया, 35A चला गया, 3 तलाक चला गया, पॉपुलेशन कंट्रोल भी पाइपलाइन में है। ऐसे कई सारे ऐसे विषय हैं जो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से अपना प्रयास करना पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए ज़रा। बिल्कुल करना चाहिए। हम सबको करना चाहिए कि नहीं? मैंने 2015 में एक PIL फाइल किया कि भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बनाई जाए। मुझे नहीं पता था कि मैं तो देश में नेशनल योगा पॉलिसी बनवा रहा हूं और ये पूरी दुनिया में नेशनल योगा पॉलिसी बन जाएगी। एक मैंने और PIL फाइल किया है कि मेडिकल के कोर्स का फर्स्ट ईयर कॉमन किया जाए और मेडिकल के कोर्स का नाम कॉमन किया जाए। उदाहरण के लिए हम सब लोग जब LLB करते हैं तो फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, सेकंड ईयर से डिसाइड होता है कि आपको क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्टीज़ करना है, सिविल लॉ में करना है, कारपोरेट में करना है, टैक्स में करना है, किस में करना है। दुर्भाग्यवश हमारा मेडिकल सिस्टम अभी गुलामी वाला चल रहा है। हमारा फर्स्ट ईयर भी कॉमन नहीं है। हम दुनिया की चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन आचार्य चरक को नहीं पढ़ रहे हैं, आचार्य सुश्रुत को नहीं पढ़ रहे हैं, आचार्य सारंगधर को नहीं पढ़ रहे हैं, महर्षि माधवकर को नहीं पढ़ रहे हैं। और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको समझना क्यों ज़रूरी है? अगर हमने जागृति किया होता तो आज आपके बीच में ये दोनों पेड़ नहीं होते। यहाँ या तो नीम का पेड़ होता, या तो वट का पेड़ होता, या तो बरगद का पेड़ होता, कोई न कोई और पेड़ होता। ये दोनों नहीं होते। आप मुझे बताओ, ये दोनों पेड़ ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं क्या? जोर से बोलिए ज़रा। ये दोनों पेड़ छाया देते हैं क्या? ये दोनों पेड़ फल देते हैं क्या? ये दोनों पेड़ देते क्या हैं? सिवाय पानी सोखने के और केवल दिखाने के लिए पेड़ है। ये देते क्या? हमें कुछ देते हैं क्या? जोर से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए।
हाँ, ये गुलामी की शिक्षा का परिणाम है। हमने ये दोनों पेड़ लगा रखा है। अच्छा, इन पेड़ों के नीचे ये जो बगल लगा हुआ है, ये नीचे वाली घास, ये क्या करती है? ये इसको हम, इसकी पत्ती चाय में डाल के पी सकते हैं क्या? इसकी पत्ती को सीधे खा सकते हैं क्या? ये कोई मेडिकेटेड पौधा है क्या? इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर जितना ये छोटा वाला पौधा लगा है, अगल बगल मुझे दिख रहा है, इतना अगर हमने तुलसी लगा दिया होता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी कम से कम 100 बीमारियां दूर हो जाती है आपकी सोसाइटी की। आपके इस 2000 घर है आचार्य जी, 2000 फ्लैट्स, 2000 फ्लैट, 2000 फ्लैट का मतलब लगभग 10,000 लोग रहते हैं। आपके इस 2000 के फ्लैट में कितने नीम के पेड़ हैं? जरा ईमानदारी से बताइए, कितने पीपल के पेड़ हैं, कितने बरगद के पेड़ हैं? हमारे देश में तो पंचवटी, आपने सुना होगा ना, पंचवटी, पंचवट होते थे, पंच वृक्ष होते थे। और वो हमारे जो पंचवट थे, जो हमारे 5 वृक्ष थे, वो ऑक्सीजन को शुद्ध करते थे, छाया देते थे, फल देते थे, हमारे लिए फायदेमंद थे। कायदे से तो आपके हर गांव में एक पंचवटी होनी चाहिए, आपकी हर सोसाइटी में एक पंचवटी होनी चाहिए, आपके हर मोहल्ले में एक पंचवटी होनी चाहिए, आपके हर एक पार्क में पंचवटी होनी चाहिए। लेकिन वो गुलामी की सोच रही, आज तक हमने सोचा ही नहीं हमारे लिए फायदेमंद क्या है, नुकसान क्या है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अपनी बालकनी में कम से कम 2 तुलसी लगाइए, बहुत फायदा होता है। तुलसी के पौधे के साथ जो ऑक्सीजन निकलेगी, आपके पूरे घर को एंटी बैक्टीरिया कर देगी। वो आपके घर में बैक्टीरिया नहीं आएगा, इतना फायदा होता है। तो ये जो हम लोगों के बीच में शिक्षा का अभाव है, इसके लिए मैंने एक PIL फाइल किया कि भारत में मेडिकल कोर्स में फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा को पढ़ाया जाए, प्राकृतिक चिकित्सा को पढ़ाया जाए, योग आयुर्वेद को पढ़ाया जाए, नेचुरोपैथी को पढ़ाया जाए, महर्षि वाग्भट को पढ़ाया जाए, महर्षि सारंगधर को पढ़ाया जाए, महर्षि भाव प्रकाश को पढ़ाया जाए, महर्षि चरक को पढ़ाया जाए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाया जाए, महर्षि पतंजलि को पढ़ाया जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा, सरकार ने उसके बाद एक आयुष मंत्रालय बनाया। ये मैं आयुष मंत्रालय की पहले की बात बता रहा हूं। आयुष मंत्रालय बना है, वो इस विशेष रूप से बना है योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अभी वो वाला काम बाकी है कि फर्स्ट ईयर कॉमन हो। दूसरा, मेडिकल के कोर्स का नाम भी कॉमन होना चाहिए। LLB आप किसी भी फील्ड में करो, आपका कोर्स LLB कहलाता है। इंजीनियरिंग आप किसी भी फील्ड में करो, आपका कोर्स BTech कहलाता है। ऐसा है कि नहीं है? आप सिविल से करो, मैकेनिकल से करो, इलेक्ट्रिकल से करो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करो, कंप्यूटर साइंस से करो, आपके कोर्स का नाम क्या होता है? जोर से बोलिए जरा, BTech। ऐसे ही मेडिकल के कोर्स का नाम कॉमन होना चाहिए। अगर BM BS करना है, जो भी करना है, वो कॉमन होना चाहिए। ये BAMS अलग, BHMS अलग, MBBS अलग, ये अलग क्यों भैया? फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन करिए, जैसे MBA का फर्स्ट ईयर कोर्स कॉमन होता है, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है, लॉ का फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है। और MBA आप HR से करो, मार्केटिंग से करो, फाइनेंस करो, इंटरनेशनल बिजनेस करो, डिग्री का नाम क्या होगा? MBA। BTech किसी भी आप ब्रांच से करो, नाम क्या होगा? BTech। LLB आप किसी भी फील्ड में करो, नाम क्या होगा? LLB। ऐसे ही मेडिकल का कोर्स, ये जो अंग्रेजों के ज़माने से 4-5 अलग अलग नाम चल रहे हैं, ये कॉमन होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक मैंने उसके लिए PIL फाइल किया है। आयुष्मान योजना चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना चल रही है। उसमें थोड़ी सी और सुधार की ज़रूरत थी। अब उसमें ये कर दिया गया, पता नहीं किसने, वो बाबुओं ने कर दिया लगता है, कि जिसके 6 से कम परिवार हैं उनको कार्ड बनेगा ही नहीं भैया, नहीं बनी आयुष्मान भारत में। और दूसरा, नाम रखा उसका आयुष्मान, उसमें आयुष ही नहीं है। नाम रखा आयुष्मान, उसमें आयुष ही नहीं चल रहा है विचार। तो उस पर भी विचार मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, और सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उस पर विचार कर दी। कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं नीच में बाबू कुछ बैठे रहते हैं, वो खेल कर देते हैं। कई बार वो कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता कुछ विदेशी चलती रहती है। मेरा मानना है, भारत को अगर सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो कम से कम 8वीं तक
आपको योग और हेल्थ साइंस अनिवार्य करना होगा आपके स्कूलों में, और उसके लिए प्रयास शुरू हो चुका है। एक प्रॉपर बाकायदा सब्जेक्ट के रूप में करना होगा। आज की डेट में इतनी बीमारी बढ़ रही है और हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा जो अपना ये आचार्य जी हरित योग पे आज आप लोगों से बात करने वाले, हमारा जो योग सिस्टम है, हमारा नेचुरोपैथी है, हमारा जो आयुर्वेद है, ये प्रिवेंशन पे काम करता है, जबकि विदेशी चिकित्सा व्यवस्था क्योर करती है। और एक और भी अंतर है जो मैंने खुद रियलाइज किया। हमारे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। स्कॉट फोर्टिस दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पिताजी बुजुर्ग हैं हमारे। उसके बाद मैंने कहा लाओ आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में कोशिश करते। स्वामी रामदेव जी से बात किया, बोले सब लोग कह रहे हैं ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो हो सकता है करना ही पड़े, लेकिन एक बार फिर भी आप पतंजलि ले आओ। 25 दिसंबर 2002 को मैं पिताजी को लेके गया, वहाँ हरिद्वार ले गया, और 3 जनवरी 2023 को पिताजी आराम से एकदम टहलने घूमने लग गए। जैसे आप बैठे हैं ऐसे वो बैठने लग गए, इंडियन टॉयलेट पे बैठने लग गए, और पूरा एकदम फिट। कहाँ एक तरफ दिल्ली के 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया, एम्स और स्कॉट फोर्टिस कह रहे थे ट्रांसप्लांट कराओ, और वहीं दूसरी तरफ लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा भी आ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ 10 दिन के अंदर एकदम बिल्कुल फिट हो गए हैं। ये है हमारे आयुर्वेद का प्रभाव, ये है हमारे योग का प्रभाव, ये है हमारे नेचुरोपैथी का प्रभाव। हमें पता ही नहीं है। और एक और भी फायदा आपको बताता हूं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था में एक बीमारी का इलाज करो, 3 बीमारियां फ्री में ठीक हो जाती हैं। हम गए थे पिताजी का घुटने का इलाज कराने, और घुटने के साथ साथ उनके थोड़ा जोड़ों में दर्द था, वो भी ठीक हो गया, थोड़े बैकबोन में दर्द था, वो भी ठीक हो गया, थोड़े उनको बैठने में यहाँ बार बार रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया। हम गए थे एक बीमारी का इलाज कराने और 3 साथ में फ्री में ठीक हो गई। जबकि मैं विदेशी चिकित्सा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जब विदेशी चिकित्सा में इलाज कराते हैं तो एक बीमारी का इलाज कराते हैं, वो तो ठीक होती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि 5 साल के बाद 3 साल के बाद एक दूसरी शुरू हो जाती है। आप कोलेस्ट्रॉल का, आप डायबिटीज़ का इलाज कराइए, किडनी खराब होना शुरू। आप कोलेस्ट्रॉल का इलाज कराइए, बीपी बढ़ना शुरू। बीपी का इलाज कराइए शुरू, लीवर में दिक्कत शुरू। तो एक का इलाज कराइए तो एक दूसरी साथ में काउंटर शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी चिकित्सा व्यवस्था, तो इसलिए अब समय आ गया है कि पहले ये देखा जाए कि कौन सी बीमारी के लिए सबसे बढ़िया कौन सी चिकित्सा व्यवस्था है। अगर किसी बीमारी का इलाज तुलसी का पत्ता खा के हो सकता है, चिरायता का पत्ता खा के हो सकता है, पीपल का पत्ता खा के हो सकता है, नीम का पत्ता खा के हो सकता है, तो उसके लिए सिंथेटिक ड्रग लेना चाहिए क्या? जोर से बोलिए ज़रा। नहीं। जिन बीमारियों का इलाज नेचुरल वे में हो सकता है, योग प्राणायाम के जरिए हो सकता है, योग आयुर्वेद के जरिए हो सकता है, उनके लिए मुझे लगता है कि नहीं, अब हमें समय आ गया है। और भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरफ बहुत ध्यान दिया है, नीति आयोग भी इसके ऊपर काम कर रहा है। लगातार कोशिश उनकी ये है कि योग प्राणायाम अपनी तरफ से बढ़े, हम वापस जीवन शैली जिए। और एक बात मैं कहना चाहूँ, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन के रूप में जैन बन जाइए। कोई जैन बैठा है क्या इधर? बैठे हैं क्या जैन? भोजन कितनी बार करना चाहिए और कब से कब तक? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। मैं सही बता रहा हूं, जब से मैं जैन बना हूं भोजन के मामले में, जब से भोजन के मामले में जैन बना हूं, इतना सुकून है, इतना सुकून है। अब वो एक बार कह रहे हैं, मैं तो आपको एक और ऑफर 1+1 का ऑफर दे देता हूं, आप 2 बार करिए, लेकिन तीसरी बार मत करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके घर से बीमारी गायब। ये बाजारवाद, उपभोक्तावाद ने हमें एक, कहते नहीं, सामान हमें उपभोग करने की मशीन बना रखा है। हमने अपने शरीर को पूरी तरीके से एक मशीन बना दिया है कि ठूसो ठूसो ठूसो।
भोजन के मामले में जैनिज्म फॉलो करिए, ध्यान के मामले में बुद्धिज्म फॉलो करिए, शौर के मामले में सिखिज्म फॉलो करिए, और अल्टीमेटली क्या फॉलो करिए? सनातन फॉलो करिए। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म। सामने से कहीं दिक्कत आ रही हो, सिख बन जाइए, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए, उनके तरीके से विरोध करिए। सुबह सुबह ध्यान करना है भगवान बुद्ध की तरीके, विपासना जैसे करते हैं, सांसों का ध्यान, अनुलोम विलोम विपासना, ये सब लगभग मिलता जुलता है। भोजन एक बार सूर्योदय के बाद, एक बार सूर्यास्त से पहले, 2 बार, आपकी 50% बीमारी खत्म। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, शुद्ध सनातन को फॉलो करिए। कोशिश करिए महर्षि पतंजलि को पढ़ने के लिए, कोशिश करिए वाग्भट जी को पढ़ने के लिए, कोशिश करिए ऐसे आचार्य जी जैसे लोग बहुत सारे वीडियो बीच बीच में रिलीज करते रहते हैं, इनको सुनते रहिए। कोशिश करिए हमारी चिकित्सा व्यवस्था को फॉलो करने के लिए। और अंत में एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब अपनी सोसाइटी में कम से कम 2-4 बरगद लगाइए, 2-4 नीम का पेड़ लगाइए, 2-4 पीपल का पेड़ लगाइए, अपनी बालकनी में कम से कम एक तुलसी का पेड़ लगाइए। ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पूरी तरीके से विज्ञान का विषय है, स्वास्थ्य का विषय है। आप तुलसी की पूजा करते हैं कि नहीं करते वो मैटर नहीं करता, आप दीपक दिखाते हैं तुलसी जी को, वो मैटर नहीं करता। अरे शरीर तो अपना शुद्ध रखना चाहते हो, घर में आप बैक्टीरिया तो भगाना चाहते हो, वो जो फिनाइल लेके पोछा मारते हैं ना, जो केमिकल, उससे बैक्टीरिया भागेगा नहीं। बालकनी में 2 तुलसी रख दीजिए और शीशा दरवाजा खोल दीजिए 2 घंटे के लिए, तुलसी के पौधे के साथ जो हवा आएगी ऑटोमेटिक आपके पूरे घर से बैक्टीरिया गायब कर देगी। वो केमिकल लगा के बैक्टीरिया गायब नहीं होता। ऐड देने वाले भले ऐड देते रहे कि 0% बैक्टीरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। बैक्टीरिया गायब करने का 2 ही तरीका है, बालकनी में तुलसी लगाइए और सप्ताह में 1 या 2 बार गौमूत्र से आप घर में पोछा लगाइए। गौमूत्र आपका बैक्टीरिया भगा सकता है, ये केमिकल नहीं बैक्टीरिया भगा सकते। तुलसी का पौधा आपका बैक्टीरिया भगा सकता है। ये जो दुनिया भर के और वो कौन सा मनी प्लांट और कौन से प्लांट है, वो आपका बैक्टीरिया नहीं भगा सकते। आपने आचार्य जी बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग योग करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माताओं और बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत कुछ है। पूरी दुनिया से लोग भारत में लूटने इसलिए आए कि हम पूरी दुनिया में सबसे अमीर थे। आज आप बताओ, चोरी झुग्गी में होती या फ्लैट में होती? जोर से बोलिए जरा। चोरी झुग्गी में होती या कोठी में होती है? कोठी में। क्योंकि कोठी में माल पानी ज्यादा है, फ्लैट में माल पानी ज्यादा है। तो पूरी दुनिया में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब भारत ही क्यों आए? अमेरिका क्यों नहीं गए? कहीं और क्यों नहीं गए? क्योंकि सबसे ज्यादा माल पानी इधर ही था, सब ज्यादा संपन्न हम थे। चोरी वहीं होती है, डकैती वहीं होती है, झुंड वहीं चलती है जहां सबसे ज्यादा लोग संपन्न हो। हम संपन्न थे हर तरीके से। हम आध्यात्मिक रूप से संपन्न थे, हम शारीरिक रूप से संपन्न थे, हम मानसिक रूप से संपन्न थे, हम वैदिक रूप से संपन्न थे, हम सांस्कृतिक रूप से संपन्न थे, हम नैतिक रूप से संपन्न थे। प्रत्येक तरीके से हम संपन्न थे। इसीलिए जो लोग, कुछ लोग लूटने आए, कुछ सीखने आए, कुछ ज्ञान लेने आए, अलग अलग तरीके से आए। एक बार फिर से हमें अपने वही प्राचीन वैभव को प्राप्त करना है, परम वैभव को प्राप्त करना है। लेकिन उसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सब लोग अपने प्राचीन परंपरा, प्राचीन वैभव पे गर्व करने के साथ साथ उसको देखें, उसको समझें, उसकी एनालिसिस करें, ये भी देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो आप ये बताइए, कितने लोगों के बालकनी में तुलसी का पौधा आने वाला? जोर से बोलिए, हाथ उठा के दिखाइए जरा। कितने लोगों के बालकनी में तुलसी का पौधा आएगा? सबके आएगा? दोनों हाथ नहीं उठ रहा पीछे से? हाँ। कितने लोगों के घर में अब कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार गौमूत्र से पोछा लगेगा? ले आइए, लगाइए, घर शुद्ध हो जाएगा, बच्चों की तबीयत नहीं खराब होगी। ये जुखाम उखाम जो होती है ना बच्चों को, नाक बहती रहती है, ये आधी समस्या आपके तुलसी के पौधे और गौमूत्र से ठीक हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हालांकि मैं वकील हूँ, मैं कोई योग का टीचर नहीं हूँ, लेकिन
पहले मैं इंजीनियर था, आजकल वकालत करता हूँ। लेकिन जो जितना मैंने समझा है और जितना मैंने अपने घर में रियलाइज़ किया, उसका फ़ायदा आपको बता रहा हूँ। सब लोग स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।